गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरण के मुद्दे के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जल प्रदूषण और उसके नियंत्रण के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण के कारणों के बारे में जान रहे थे। घरेलू अपमार्जक के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं वाहित मल जल, सीवेज। प्रायः देखा गया कि सभी जो बड़े शहरों की गंदगी है, ये बड़े बड़े बंद नालों के माध्यम से नदियों में गिराई जाती है। जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे घरेलू अपमार्जक के बारे में। हम ये भी जानते हैं कि अधिकतर नगरों में पीने का पानी और मछली भी इन्हीं नदियों से प्राप्त किया जाता है, जहाँ पर पूरे शहर का जो सीवेज का पानी है वो मिलाया जाता है। वाहित मल जल के गिरने से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ये हमने पढ़ा था, है ना। तो वहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है कि BOD जो है बहुत अधिक हो जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वाहित मल जल में कार्बनिक पदार्थ और जैव प्रदूषक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इनकी उपस्थिति में जीवाणु और कवकों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। इन जीवों के द्वारा अपघटन के लिए जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग किया जाता है, जिससे जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती जाती है, और इससे मछली आदि जो जलीय जंतु है वो मरने लग जाते हैं। इस तरह के पानी में अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु और वायरसों की उपस्थिति हो जाती है, जिससे बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कभी कभी जल में विष की बहुत अधिकता हो जाती है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर मछली मरने लग जाती है। और जैसे कि कुछ वर्ष पूर्व हुआ था, दिल्ली और आगरा के बीच यमुना नदी और कानपुर के निकट गंगा नदी में ये देखा गया था। नेक्स्ट है कृषि स्रोत और उर्वरक के बारे में। तो बहुत ज़्यादा उपज की प्राप्ति के लिए, है ना, मतलब उपज की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, और जो कीड़े बड़े लग जाते हैं फसलों में उनको मारने के लिए रासायनिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। जैसे उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उर्वरक या खाद का उपयोग किया जाता है, और कीटनाशी का प्रयोग जो है कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। अधिक उपज वाली फसलों की जातियों को उगाने के लिए भी उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इन उर्वरकों में नाइट्रेट, फास्फेट, पोटेशियम, इन सब की बहुत अधिक मात्रा होती है, जो कि वर्षा जल के साथ निकट के जलाशय में और अंत में फिर पेयजल में ये मिल जाते हैं। सुपोषण के चलते जलाशय में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है, और ये मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट आता है पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड्स। इसके अंतर्गत कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, रोडेंटनाशी, निमेटोडनाशी और मिट्टी के जो धूमक होते हैं वो उनको लिया गया है। ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कार्बनिक एसिटिक अम्ल के उत्पाद, थायोकार्बोमेट, धात्विक लवण, कार्बोमेट, क्लोरीन युक्त फास्फेट, ये सब। बहुत से पीड़कनाशियों का निम्नीकरण नहीं होता है, इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, और उनके जो अवशेष हैं वो जीवन पर्यंत भोजन श्रृंखला के द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं, और मुख्यतः वसी ऊतकों में ये जमा हो जाते हैं। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ जैसे कि DDT आहार श्रृंखला के एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में आते हैं, और इनकी जो सांद्रता है उसमें लगातार कमी होती जाती है। इस क्रिया को जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसका कारण ये है कि जीवों के द्वारा संग्रहित जो अविषालु पदार्थ हैं वो उपापचित या उत्सर्जित नहीं हो सकता, और इस प्रकार ये अगले उच्चतर पोषक स्तर में पहुंच जाता है। इस प्रकार क्रमिक पोषक स्तर पर DD की सांद्रता बढ़ जाती है। अगर जल में ये सांद्रता 0.003 ppb से प्रारंभ होती, तो अंत में जैव आवर्धन के द्वारा जो मत्स्य भक्षी पक्षी हैं उनमें ये बढ़ जाती है। मछली को खाने से ये पक्षियों में पहुंच जाता है, और 25 ppm हो जाता है। पक्षियों में DDT की उच्च सांद्रता कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण इनका जो अंडे का कवच है वो पतला हो जाता है और समय से पहले फट जाता है, जिसके कारण पक्षी समष्टि की संख्या में भी कमी आती है।
नेक्स्ट हमारा है तापीय प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन। विभिन्न जो औद्योगिक इकाइयां हैं इनके संयंत्रों को ठंडा करने के लिए जल का उपयोग होता है, और इसके साथ साथ बिजली के जो पावर संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, इसमें भी जल को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके गर्म पानी को फिर से जल स्रोत में मिला दिया जाता है, जिससे पानी का तापमान जो है वो बढ़ जाता है, और अचानक तापमान में वृद्धि होने के कारण उस जल में उपस्थित जो जंतु हैं, मछलियां हैं, ये मर जाते हैं, और जलीय पौधों में श्वसन की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर फिर ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है भारी धातुएं, हैवी मेटल्स। औद्योगिक अपशिष्ट, पीड़कनाशी और खनन से विभिन्न प्रकार के भारी धातुओं के यौगिक, जैसे कि जो भी हैं, वो अंततः फिर क्या होता है कि निकट के जलाशयों में मिला दिए जाते हैं। क्लोरीन, कास्टिक सोडा है ना, ये सब जो है वो सोडा के कारखानों से पारा जल में जा सकता है, जो जलीय जीवन और मछलियों में जमा हो जाता है। ऐसे दूषित जीवों को जब मनुष्य खाता है, भोजन के रूप में लेता है, तो मनुष्य के शरीर में ये पारा पहुंच जाता है। जापान के मिनामाटा खाड़ी में एक कारखाने के द्वारा फेंके जाने वाले पारे के कारण दूषित मछलियां खाने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, और ये काफ़ी फेमस हुआ था उस समय। स्वीडन और कनाडा में भी इसी प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अपशिष्ट पदार्थ जिन पाइपों से बाहर जलाशय में भेजे जाते हैं, वे पाइप लेड के बने होते हैं। इन पाइपों से लेड निकलकर जल की सतह पर जमा हो जाता है। ये जीवों के ऊतक में जमा होकर उनको हानि पहुंचाता है। कापर और जस्ता मोलस्का वर्ग के प्राणियों में एकत्रित हो जाता है, और उनकी वृद्धि, प्रजनन और अन्य शारीरिक क्रियाओं को भी दुष्प्रभावित करता है। इसी प्रकार कैडमियम और क्रोमियम समुद्री प्राणियों के शरीर के लिए घातक होता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, जिससे वे मरने लग जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जल प्रदूषण के इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे।